हेलो। तो आज दोबारा से हम संविधान का भाग 5 प्रारंभ करेंगे और आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होगा। तो देखते हैं भाग 5 भारतीय संविधान का, जिसमें लगभग 100 अनुच्छेद हैं, जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक है। अब इसे प्रारंभ करते हैं। देखिए, भारतीय संघ जो है उसके 3 मुख्य पिलर हैं, या कह सकते हैं 3 मुख्य स्तंभ है, जो कि है संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका और संघ की न्यायपालिका। संघ की जो विधायिका है उसका कार्य है विधेयक बनाना, यानी कि कानून बनाना। संघ की कार्यपालिका का काम है संघ के कार्यों का संचालन करना, और संघ की न्यायपालिका का काम है देश में न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। और इन सब कामों को किया जाता है। तो देखिए, पहली बात करते हैं हम विधायिका की। विधायिका में 3 मुख्य चीजें आती हैं। विधायिका का कह सकते हैं कि भाई 3 मुख्य चीजें, यानी कि 3 मुख्य पिलर होते हैं। पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा होता है राष्ट्रपति। क्योंकि जो लोकसभा होती है और जो राज्यसभा होती है, वहां से विधेयक बनाए जाते हैं, विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। और जो राष्ट्रपति होता है वो विधेयकों को पारित करता है, यानी कि विधेयकों पर हस्ताक्षर करके उन्हें कानून का रूप देता है। तो राष्ट्रपति भी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। तो इसी तरह अगर हम देखें तो कार्यपालिका में भी प्रधानमंत्री और संघ की जो मंत्री परिषद है, यानी कि प्रधानमंत्री की जो मंत्री परिषद है वो आती है, जो कि कार्यों का मुख्य रूप से संचालन करती है। देखिए, संसद के जो 2 अंग हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो देखो आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख है, और लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 में है, राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में है, और राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल 52 में है। अब देखिए, इनका उल्लेख एक एक आर्टिकल में नहीं है, अर्थात इनके बारे में, यानी कि राष्ट्रपति, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक लोकसभा होगी, भारत में एक राज्यसभा होगी, ये उन अनुच्छेदों का उल्लेख है। वैसे तो राष्ट्रपति एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लोकसभा भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, राज्यसभा भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जो कि एक अनुच्छेद में नहीं है। परंतु अनुच्छेद जो यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें क्या है, देखिए, राष्ट्रपति जो आर्टिकल 52 लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और लोकसभा का आर्टिकल 81 कहता है कि भारत में एक लोकसभा होगी, और आर्टिकल 80 कहता है कि भारत में एक राज्यसभा होगी। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। विधायिका और कार्यपालिका की हो गई। अब बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका जो होती है उसमें उच्चतम न्यायालय आता है। उच्चतम न्यायालय जो कि मुख्यतः दिल्ली में है, और संघ की जो न्यायपालिका है उसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, उसके अन्य न्यायाधीश और वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं वो आते हैं, ये न्यायपालिका में आते हैं। अब देखिए, हम धीरे धीरे जो हमारे टॉपिक हैं संघ के, उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारा टॉपिक प्रारंभ करते हैं राष्ट्र। तो देखिए, संघ की कार्यपालिका जो है वो, इसमें देखिए आर्टिकल 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका है, और संघ जो हमारा भाग है वो आर्टिकल 52 से प्रारंभ होता है, और संघ की कार्यपालिका के बारे में आर्टिकल 52 से 78 तक वर्णित है कि संघ की कार्यपालिका क्या है। तो देखिए, संघ की कार्यपालिका का जो पहला बिंदु है, या जो पहला स्तंभ कह सकते हैं आप, या पहला जो अधिकारी है वह है राष्ट्रपति, और देश का सर्वोच्च व्यक्ति भी राष्ट्रपति है, जो कि आर्टिकल 52 से 62 है। आर्टिकल 52 से 62 में कई बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है। तो ऑप्शन में आर्टिकल 52 से 62, और ऑप्शन में यह भी दिया जाता है कि पूर्ण संविधान में, क्योंकि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं वो एक जगह संग्रहित नहीं है। राष्ट्रपति की शक्तियां अलग अलग जगह हैं। जैसे कि राष्ट्रपति का जो मुख्य बात है, उसकी शपथ को लेकर जो बात है वह आर्टिकल 52 से 62 में है, जबकि जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं वो आर्टिकल 352, 356 और 360 में है। इस प्रकार से अलग अलग स्थान पर राष्ट्रपति के बारे में जानकारी है। तो इसका जो राष्ट्रपति के बारे में जो मुख्य जानकारियां हैं, राष्ट्रपति पद के बारे में जो जानकारियां हैं वह आर्टिकल 52 से 62 में दी गई है। अब देखिए, जो राष्ट्रपति है वह यूएसए से लिया गया, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से यह लिया गया है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो पद के बारे में है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
अब बात करते हैं आर्टिकल 52 की। तो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यह बात आर्टिकल 52 में कही गई है। अब बात करें आर्टिकल 53 की। तो आर्टिकल 53 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति ही संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, यानी कि संघ की जो कार्यपालिका है उसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यानी कि अगर हम इसका सीधा मतलब निकालें तो जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वह समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा ही उपयोग में लाई जाएंगी, परंतु ऐसा नहीं होता है। उसको उपयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हेड ऑफ यूनियन जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, यानी कि बाय लॉ के हिसाब से प्रेसिडेंट हेड ऑफ यूनियन कौन है? प्रेसिडेंट। बट प्रैक्टिशनली यानी कि जो व्यावहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो जो हेड ऑफ यूनियन है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। यानी कि संविधान के अनुसार अगर देखा जाए हेड ऑफ यूनियन तो राष्ट्रपति है, परंतु वास्तव जो हेड ऑफ यूनियन है वह कौन है? प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं आर्टिकल 54 के बारे में। तो आर्टिकल 54 में है कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में जानकारी दी हुई है कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, क्या होगा। तो 1952 में पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव किया गया था, क्योंकि 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था और 1950 से 52 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे उन्हें ही राष्ट्रपति मनोनीत कर दिया गया था। परंतु 1952 में पहली बार भारत में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को किया गया था। अब हम देखते हैं दूसरा पॉइंट है कि लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, यानी कि इसमें यह है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वह भाग लेते हैं। दूसरा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो राज्य हैं भारत में इस समय वर्तमान में 28 राज्य हैं और 28 राज्यों की 28 विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो हैं वे सभी भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। और दिल्ली एवं पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली एवं पुदुचेरी की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं, क्योंकि दिल्ली एवं पुदुचेरी ही दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है भारत में जिनके अंदर विधानसभा है, और किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत विधानसभा नहीं है। परंतु वर्तमान में जम्मू एवं कश्मीर के अंतर्गत भी विधानसभा है, परंतु पहले वह राज्य था और अब केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए उसे अभी नहीं जोड़ा गया है अमेंडमेंट के द्वारा, यानी किसी भी संशोधन से उसे जोड़ा नहीं गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 55 की। तो आर्टिकल 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, यानी कि किस विधि के द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा, उस विधि के बारे में बात करता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो विधि है वह आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से ली गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, यानी कि भारत में जो निर्वाचन की विधि है वही विधि आयरलैंड में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि है। तो देखिए इसमें है कि भाई राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा, या इसका दूसरा नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक मतदान प्रणाली, यानी इसे एक और नाम दिया जाता है सिंपल भाषा में पहले खंबा छूने की रीति। पहले खंबा छूने की रीति का मतलब है कि किसी एक स्थान को या किसी एक कोटे को जिसने पहले प्राप्त किया, यानी किसी खंबे को जिसने पहले प्राप्त किया वह राष्ट्रपति हो गया। यानी जिस प्रकार से राष्ट्रपति के चुनाव में 50% वोट का कोटा होता है, अगर जिस भी प्रत्याशी ने वह कोटा सबसे पहले प्राप्त कर लिया वही राष्ट्रपति बन जाता है। अब हम देखते हैं कि एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली होती क्या है। तो यह चीज हम लोग चालू करते हैं कि भाई एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली का यहाँ पर जिक्र हुआ है, इसके अनुसार किस प्रकार से राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। ये तो आर्टिकल के हिसाब से तो होगा कि भाई आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि आयरलैंड से ली गई है। अब तो ये नया आर्टिकल आ गया आर्टिकल 56, वह राष्ट्रपति का कार्यकाल आदि। तो हम देखते हैं आर्टिकल 55 में जो बात की गई है कि भाई एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, इस एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली को जानते हैं। तो आइए देखिए, तो ये देखते हैं
देखो, माना कि राष्ट्रपति के चुनाव में 3 लोगों ने भागीदारी ली। पहला है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। और राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी व्यक्ति को, किसी एक व्यक्ति को वोट नहीं दिया जाता, बल्कि समस्त व्यक्तियों को वोट दिए जाते हैं। वोट का मतलब है कि उन्हें वरीयता दी जाती है कि पहले आप इन 1 नंबर वरीयता किसको देते हैं, दूसरे नंबर की वरीयता किसको देते हैं और तीसरे नंबर की वरीयता किसको देते हैं। जैसे कि ये 5 लोग हैं। एक जिनका नाम डी, ई, एफ, जी और एच है। ये डी, ई, एफ और जी, एच ये तीनों को मत देंगे। तो मत किस प्रकार से दिया जाएगा कि माना कि भाई डी ने अपनी प्रथम वरीयता ए को दी, दूसरी वरीयता सी को दी और तीसरी वरीयता बी को दी। ई ने अपनी प्रथम वरीयता बी को दी, दूसरी वरीयता ए को दी और तीसरी वरीयता सी को दी। अब बात करते हैं एफ ने। तो एफ ने अपनी जो प्रथम वरीयता है वो बी को दी, द्वितीय वरीयता उसने सी को दी, तृतीय वरीयता उसने ए को दी। अब बात करते हैं कि भाई जो जी है वह वोट देगा। तो जी ने अपनी प्रथम वरीयता सी को दी, द्वितीय वरीयता उसने बी को दी, तृतीय वरीयता उसने ए को दी। और अब देखते हैं कि भाई अब जो एच है वह वरीयता देगा। तो एच ने अपनी वरीयता दी। एच ने अपने 1 नंबर की वरीयता ए को दी, दूसरे नंबर की वरीयता सी को दी और तीसरे नंबर की वरीयता बी को दी। अब ये होती है पहले राउंड की वोटिंग। पहले राउंड की वोटिंग में अगर कोई व्यक्ति विजयी बन जाता है, यानी कि 50% कोटा प्राप्त कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने 50% कोटा प्राप्त नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो द्वितीय चरण की काउंटिंग की जाती है। अब द्वितीय चरण की काउंटिंग में क्या होता है? द्वितीय चरण की काउंटिंग में जो प्रत्याशी हार गया है, हारा हुआ प्रत्याशी कौन है इसमें सी है, क्योंकि सी को पहले नंबर जो पहली वरीयता है वो सर्वाधिक व सबसे कम दी गई है, जबकि ए और बी को वरीयता बराबर दी गई है। तो सी के जो मत हैं वह ए और बी में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। अब सी के मत ए और बी में किस प्रकार से बांटे जाएंगे? देखिए, जो सी को जिन्होंने पहली वरीयता दी है उन्होंने ए एवं बी को, ये देखा जाएगा कि सी को जिन्होंने पहली वरीयता दी है उन्होंने ए व बी को किस प्रकार की वरीयता दी है, और तथा जिन्होंने सी को 2 वरीयता दी है उन्होंने ए व बी को किस प्रकार की वरीयता दी है, तथा सी को जिसने 3 नंबर की वरीयता दी है उन्होंने ए एवं बी को किस प्रकार की वरीयता दी है। तो देखिए यहाँ पर सी को जिन्होंने पहले नंबर की वरीयता जी ने दी है उसने बी को 2 दिया है और ए को 3 दिया है। तो इस प्रकार से विजय कौन होना चाहिए था? बी। परंतु अब आगे देखते तो भाई सी को 2 नंबर किन लोगों ने दिया है? सी को 2 नंबर डी ने दिया है और 2 नंबर एच ने भी दिया है। तो इस प्रकार से विजय कौन होना चाहिए? ए होना चाहिए, क्योंकि सी के जो 2 नंबर हैं उनमें पहला नंबर किसका है? ए का है। अब तीसरा नंबर देखते हैं तो बी को जो 3 नंबर दिया है वो किसने दिया है? ई ने दिया है। और इसके हिसाब से पहला नंबर किसका आना चाहिए? बी का आना चाहिए। तो इसमें विजय कौन हुआ? इसमें विजय हुआ बी। बी क्यों हुआ? क्योंकि सी के जो मत हैं जब वह ए और बी में बांटे गए, तो देखिए यहाँ पर जो पहला मत सी को दिया गया वह जी ने दिया, और जी ने जब सी को पहला नंबर दिया तो दूसरा नंबर उसने बी को दिया।
वी इस प्रकार से विजय हुआ। फिर अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो सी को जिन लोगों ने 2-2 अंक दिए, उन्होंने ए एवं बी को किस प्रकार का अंक दिया, तो सी को 2 अंक डी ने दिए, एस ने दिए और एफ ने दिए। जिनमें से देखा जाए तो बी के पास 2 प्रकार का हो गया, क्योंकि बी ने पहली पारी में भी जीत ली और दूसरी पारी में जो 1 अंक है वह जिस एफ ने सी को दूसरा नंबर की वरीयता दी और बी को 1 नंबर की वरीयता दी। और तीसरे नंबर पे देखा जाए तो सी को जिसने 3 नंबर की वरीयता दी, उसने बी को 1 नंबर की वरीयता दी। अर्थात बी के पास सी के वोटों में से सर्वाधिक वोट, यानी कि 3 वोट बी के पास चले गए सी के वोटों में से, तो बी विजय हुआ। तो इसमें विजय कौन हुआ? बी। तो इस प्रकार से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है। ठीक है, तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो है वह भारत में सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके अलावा और किसी भी व्यक्ति के तथा जो मंत्री जो राज्यों के दूसरा सदन होता है जिसे विधान परिषद कहते हैं, उस विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं उन्हें भी नहीं, विधान परिषद नहीं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, हाँ, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हें भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा ही चुना जाता है। इसके अलावा भारत में और कहीं भी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाता है। तो अब हम आज आर्टिकल 56 तक ही पढ़ेंगे, उसके पश्चात हम कल प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं आज आर्टिकल 56 में है कि भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। 5 वर्ष कब से गिना जाएगा? यह 5 वर्ष तब से गिना जाएगा जब से राष्ट्रपति ने शपथ ग्रहण की है, जो कि हर भारत में एक परंपरा के रूप में मान सकते हैं। भारत में परंपरा है कि प्रत्येक राष्ट्रपति जो है वो 25 जुलाई को अपनी शपथ ग्रहण करता है और वह परंपरा सी एक चली आ रही है। इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अब आर्टिकल 57 की बात करें तो आर्टिकल 57 कहता है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचित होने का प्रावधान। यह क्या है? पुनर्निर्वाचन का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति पद पर आसीन हो सकता है। जैसे कि अमेरिका में प्रावधान है कि राष्ट्रपति एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद कम से कम एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, इससे ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और राष्ट्रपति के पद पर बैठ सकता है। तो ये कहता है आर्टिकल 57। अब हम कल से आर्टिकल 58, 59, 60, 61 और 62 की बात करेंगे, जो कि थोड़े लंबे आर्टिकल हैं, परंतु हम इन्हें भी पूर्ण करेंगे तथा इसके साथ ही जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उन्हें भी पूर्ण करेंगे, उन्हें बाद के आर्टिकलों के लिए नहीं छोड़ेंगे। तथा राष्ट्रपति का जो और भी मुख्य बातें हैं उनके बारे में भी हम कल चर्चा करेंगे। आज की इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।